हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लाई हूँ, जो कि आपका एसएसटी पेपर 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम में अगर बैठना चाहते हैं तो अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको सिलेबस का पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और फिलहाल इस साल मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हूँ कि आपका एसएसटी का जो क्लास 6 का है सिलेबस, वो सीटेट वालों ने चेंज कर दिया है। अभी तक आपको शायद इस बात का पता ना हो और एग्ज़ाम आने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। ठीक है, तो अगर अभी से आप स्टार्ट कर देंगे तैयारी तो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्वेश्चन है, कैसी बुक है, आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मैं नए पैटर्न से, जो भी आपका नया पैटर्न से आपका बुक चल रहा है, मैं उस एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही लेंदी चैप्टर हैं तो उनको मैं हाफ करके 2 पार्ट्स में कंप्लीट करा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, अब आपके हमेशा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सीडीपी का पोर्शन है, हाँ, जो कि मैं पढ़ा रही हूँ। इसके बाद आएगा आपका एसएससी का। तो मैं 20 क्वेश्चन का सीरीज़ कर रही हूँ। 20 क्वेश्चन बहुत लंबा कर दूँगी तो वीडियो बहुत बोर होगी, आपको समझ में कुछ आएगा नहीं। तो मैं 20 क्वेश्चन लेकर चल रही हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अब आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। नैतिक तर्क की अवस्था क्या है? अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। तो इसमें क्या बात हो रही है? ये इसमें इथिकल प्रिंसिपल की बात हो रही है। इसमें ये बात हो रही है कि बच्चा स्वयं ही हर कार्य करता है। ठीक है, और कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना वो मतलब अपना जो भी फैसला रहता है वो उससे खुद कर लेता है। तो इसमें इन चारों में से कौन सा होगा? देखिए, इन चारों में से आपका होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नंबर 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, इथिकल प्रिंसिपल की बात हुई है, तो आपका द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या होता है कि बिना किसी चीज़ को जाने पहचाने कि मतलब क्या मेरा ये कदम होने के बाद क्या इसका अंजाम होगा, ये चीज़ को समझे बिना जो उसको सही लगता है वो कार्य वो कर लेता है, तो वो इस स्टेज में आता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के लिए प्रमुख कौशल में से एक है? सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क या द्वितीयक वर्तुल्य प्रतिक्रियाएं। ये इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2, एबिलिटी टू कंजर्व। जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में होता है तो उसके अंदर ये चीज़ भावना होती है, उसका वो मतलब कंजर्व करने की उसके अंदर योग्यता होती है। हर चीज़ वो जो चीज़ करना स्टार्ट करता है, जो वो प्री ऑपरेशन स्टेज में करना स्टार्ट करता है, चीज़ों को समझना स्टार्ट करता है, वो आके कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में वो समझने लायक हो जाता है, उसके योग्य वो हो जाता है। तो आपका सेकेंड का होगा आंसर नंबर 2। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? इसका होगा आपका आंसर नंबर 4, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। चलिए, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना और प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाएं दोनों का गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? देखिए, इसका मतलब क्या है कि समाचार जो पत्र होता है, जो उसमें कहानियाँ होती हैं, उनका चयन करना, उन्हें प्रस्तुत करना मतलब प्रेजेंटेशन उसका करना, और जो पुरुष और महिलाएं गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? फोर्थ आंसर का होगा आपका आंसर नंबर 4, लैंगिक जेंडर रूढ़ि का सामना करने के लिए। देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो अगर आपके आंसर में जेंडर को लेकर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आंख बंद करके आप जेंडर स्टीरियोटाइप पे आप टिक कर देंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, परिवार, विद्यालय या पास पड़ोस? कौन करते हैं? बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 4, मतलब इसमें से चारों ही लोग, ठीक है, उसके सामाजिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। 6 क्वेश्चन पर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं
दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रियाएं करने की योग्यता। 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा आंसर नंबर 3 इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्यों होगा? देखिए जब आदमी दूसरों के स्वभाव के लिए, दूसरों की मनोदशा के लिए कार्य करता है तो वहाँ पे होगा इंटरपर्सनल, और जब खुद के लिए कोई चीज़ करता है तो वहाँ पर होगा इंट्रापर्सनल। जैसे 7वां क्वेश्चन पाइए, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वालों के रूप में अलग करना और नाम देना, कक्षा में प्रशिक्षित अधिगम क्रियाओं में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन एवं बच्चों के बारे में पता लगाना, या बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों और चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। 7th में बच्चों के मूल्यांकन के लिए इन चारों में से राइट क्या होगा 7th क्वेश्चन का? इसका होगा आंसर नंबर 3, 1, 3 और 4। तो सेकेंड आपका गलत है, 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? पाठ्य पुस्तक, केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन, या राय, प्रेरणा तथा एकरूपता मूल्यांकन मानदंड। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 2, प्रत्येक बच्चों की क्षमता और संभावना में विश्वास करना। 9th क्वेश्चन पे आता है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, देखिए हर एक टॉपिक आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन से एक क्वेश्चन आता है, आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस से एक क्वेश्चन आता है, तो ये सब टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबसे में से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 4, मंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत क्या है? विकास इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, विकास की सटीक गति और प्राकृतिक जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। 10th का ये एकदम गलत है, क्योंकि विकास सटीक नहीं होती है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि आपका आजीवन चलता है। आपका ग्रोथ है, एक समय बाद आपका रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आपका हमेशा चलता रहता है। अनेक शोध अध्ययन से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन कीजिए। देखिए, इसका आंसर होगा कि टीचर क्या कर रहा है, गर्ल्स से काम न कराकर बॉयज़ से अधिक काम कराते हैं, तो ये गर्ल्स और बॉयज़ से में पक्षपात हो रही है। तो यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। 12th क्वेश्चन पे आई, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधान के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? अहम केंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम असशक्तता वाले बच्चों की। 12th क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 3, सृजनात्मक बच्चों की। जो क्रिएटिव चिल्ड्रन हैं उनका ही वो ही अपसारी समाधान को कर सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग किसमें होता है? क्रिएटिव बच्चों में होता है। 13 क्वेश्चन पे आइए, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थी के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करना चाहिए? स्पष्ट रूप से बोलने एवं छूकर महसूस करने वाली सामग्री का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, या कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए? स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर लिखना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो 13 का आंसर आपका क्या होगा? आंसर नंबर 1 होगा, क्योंकि देखिए दृश्य रूपी जो बाधित बच्चे जो कि देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो स्वाभाविक बात है कि अगर उनके सामने कुछ भी दृश्य प्रस्तुत करेंगे तो वो देख नहीं सकेंगे, और वो स्वयं अभ्यास कर रहे हैं ताकि बच्चे ध्यान से देखें। जो देख ही नहीं सकेंगे वो कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो अनेक प्रकार के लिखित कार्य जब वो देख ही नहीं पाएंगे तो लिखित कार्य कैसे करेंगे? तो यही होगा कि स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों से की अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन पे आइए, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करता है? सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, या प्रयोग नहीं करना चाहिए? कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग इज एन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आंसर नंबर 1, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, या विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, प्रमोटिंग कॉम्पिटिशन लर्निंग, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। 15th का आपका आंसर है आंसर नंबर 4, विशिष्ट शिक्षा योजना। 16 क्वेश्चन पे आइए, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, सृजनात्मक अधिगमकर्ता, या अवधानात्मक कमी अधिक्रमता। ठीक है, अधिगमकर्ता। तो इसका राइट आंसर 16 का क्या होगा? 16 का आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह लिखने और बोलने में कमी होती है। ठीक है, चलिए, मतलब वो मिलान नहीं कर पाता है। ठीक है, जो मैच द फॉलोइंग है वो नहीं कर पाता है। तो 17 क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? परिणित नहीं होता मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन द मीनिंगफुल फैसिलिटेशंस ऑफ लर्निंग? पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना या दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरण एवं गैर उदाहरण का प्रयोग करना, या एक समस्या लेकर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। 17 का आपका देखिए आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, इसका मतलब होगा कि दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ये तो वैसे ही हमारा मतलब आपका निगेटिव टैग वर्ड है, तो जो यहाँ पे नॉट पूछा है तो जो नहीं है वही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है? विद्यार्थी को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किया जाए। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभव को प्राप्त करते हैं और उनके वर्तमान ज्ञान की पूर्ण संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। या 4th होगा कि अध्यापक विशिष्ट सन्नावास मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। 18th क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 4। ठीक है, टीचर एम्प्लॉय जो होते हैं वो स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म्स ऑफ असेसमेंट जो भी मिलता है उसके एंड टर्म्स पर पहुंचते हैं एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। ठीक, प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलिए, एक शिक्षक को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, करने के बजाय क्या करना चाहिए? डैश हो गया। तो 19th का होगा आंसर नंबर 1, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। ठीक है, अधिगम एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए, मैं 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर चल रही हूँ। आज मैं आपको 20 चलूँगी, फिर उसके बाद मैं आपका 20 क्वेश्चन और कराऊंगी। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारात्मक नक्शे बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में योजना, हम उम्र साथी को समझना, या स्वयं से प्रश्न करना। 20 क्वेश्चन का आंसर आपका होगा आंसर नंबर 4, मतलब इसमें से चारों ही पार्ट सही हैं। ठीक है, चारों ही पार्ट आपके सही हैं। तो ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन का सीरीज पेपर 2 का। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।